देखिए, आज आपको हम हिंदी अनिवार्य में जो बताने जा रहे हैं वह है उत्कर्ष विद्या निकेतन की ओर से ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है और सभी भैया बहनों को मेरा प्रणाम। मैं महेंद्र कुमार शर्मा आपके सामने हिंदी में जो व्याकरण की चीज़ है उसे बताने जा रहा हूँ। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं भाषा। भाषा ही पढ़ रहे हैं अपन, तो भाषा ही लेना है अपन को और भाषा को पढ़ाना है। भाषा क्या चीज़ है, भाषा शब्द कैसे बना और भाषा किसको कहते हैं, इसको सबसे पहले समझना है अपन को। तो कि भाषा क्या है, तो हमने आपके सामने लिखा है भाषा, यानी सबसे पहले आप समझें आपको क्या समझा रहे हैं कि भाषा किसको कहते हैं। तो भाषा यानी अर्थात भाष धातु से और आ प्रत्यय से दोनों से मिलकर स्त्रीलिंग शब्द बना है भाषा। भाष मूल शब्द है और आ प्रत्यय है, तो स्त्रीलिंग शब्द बन गया भाषा। भाषा अपन भाषा यानी बोलना, अपन कैसी चीज़ बोल रहे हैं, कौन सी भाषा बोल रहे हैं, किस रूप में बोल रहे हैं। भाषा यानी बोलना, यानी हम हिंदी बोल रहे हैं या अंग्रेजी बोल रहे हैं, ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं। भारतीय संविधान ने तो बहुत भाषाओं को मान्यता प्रदान की है। भारतीय संविधान ये कहता है कि 18 तो मुख्य भाषा उनको स्वीकृति प्रदान किया है, लेकिन यहाँ तो 365 और कई प्रकार की भाषाएं हैं इस देश के अंदर। तो कोई कैसी भाषा बोल सकता है। धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर स्वतंत्रता है। हिंदी भाषी क्षेत्र हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी भाषी क्षेत्र अंग्रेजी बोलते हैं, मराठी भाषी क्षेत्र मराठी बोलते हैं। अन्य कई राज्यों में मराठी है, कई में अंग्रेजी चलती है, हमारे यहाँ हिंदी चलती है। हिंदी यहाँ की मूल भाषा है, समझिए। भारतीय संविधान ने तो कई भाषाएं स्वीकृति प्रदान कर दी है, अनेकों भाषाओं को स्वीकृति प्रदान की है भारतीय संविधान ने। तो जैसे कि भैया बहनों देखिए कई भाषा कौन सी, जैसे हिंदी पहले ले लीजिए। हिंदी पढ़ा रहे हैं हम, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा है, पंजाबी भाषा, उर्दू, मराठी, ये कई भाषाएं हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार की भाषा है, ऐसी तो 18 भाषाएं हैं। कोई सी भाषा बोलता है, कोई सी भाषा का उच्चारण करता है। हम हिंदी भाषा का उच्चारण ज़्यादा करते हैं, हमारे यहाँ मूल रूप से हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोली जाती है, हिंदी कोई पढ़ते हैं, हिंदी सुनते हैं, हिंदी कोई बोलते हैं घर पे। जहाँ अंग्रेजी का प्रचलन है वहाँ अंग्रेजी भी बोलते हैं, जो अंग्रेजी जानते हैं तो वो अंग्रेजी भी बोलते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हम भाषा पढ़ा रहे हैं, तो भाषा से शुरू करेंगे। सबसे पहले हिंदी में क्या, सबसे पहले भाषा आती है। अच्छा, तो अब भाषा के हिसाब से हम क्या देखें कि हम सबसे पहले भाषा को अच्छी प्रकार से समझें, भाषा किसको कहते हैं। ठीक है, भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा शब्द बना कैसे, ये तो हमने आपको बता ही दिया कि भाषा शब्द कैसे बना। भाष धातु प्रत्यय दोनों से मिलकर स्त्रीलिंग शब्द बना भाषा। अब हम इसकी परिभाषा देखें। भाई परिभाषा भी तो आना जरूरी है, हम पे परिभाषा आती नहीं है, भाषा किसको कहते हैं तो एक्सप्रेशन कैसे करोगे। ये एक 2 नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 1 नंबर का प्रश्न आ जाएगा, भाषा किसे कहते हैं बताइए आप। तो आप कैसे बता पाएंगे जब भाषा समझते नहीं, आपने पढ़ाई नहीं भाषा शब्द को। हिंदी तो कह देंगे साहब हिंदी पढ़ी हमें, लेकिन भाषा पढ़ी क्या, भाषा किसको कहते हैं। तो भाषा का मतलब है, परिभाषा है, भाषा उसे कहते हैं, भाषा उसे कहते हैं जिससे मनुष्य, भाषा उसे कहते हैं, समझिए आप, भाषा उसे कहते हैं जिससे मनुष्य अपने भाव विचारों को दूसरों के सामने, समझ गए, दूसरों के सामने प्रकट कर दे, अपने भाव और विचारों से दूसरों को समझा दे कि मैं ये भाषा बोल रहा हूँ। बोलकर समझाएगा या लिखकर समझाएगा या संकेत के आधार से समझाएगा। समझाने का तरीका तो यही है, या तो बोल दो आप, समझ गए, गूंगा व्यक्ति नहीं बोल पाता तो संकेत से समझाएगा। अगर मान के चलो मनुष्य बोलना जानता है तो बोल देगा, लिखना ज़्यादा अच्छा जानता तो लिख कर बता देगा। यानी लिखने का तरीका अलग है, बोलने का तरीका अलग है, संकेत का तरीका अलग है। लिखने में देखा जाएगा तो अच्छी राइटिंग में अच्छा लिखेगा, सुंदर लिखेगा और समझा देगा आपको स्पष्ट करके, स्पष्ट कर देगा कि
हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं, उसको स्पष्ट कर देगा और उन विचारों को समझ जाएगा दूसरे सामने वाला कि ये बता रहे हैं गुरु जी, हम तो ये बता रहे हैं गुरु जी, हमको ये जानकारी दे रहे हैं। अब हमने कहा भाषा के दो भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? भाषा के दो भेद बताएं उसने। भाषा के दो भेद क्या बताएं? एक तो लिखित और एक मौखिक। लेकिन हमने ये कहा है कि लिखकर बोलकर संकेत, लेकिन लिखित और मौखिक, अब दो ही तरीका से बताएगा, लिख के बताएगा या मौखिक बताएगा, संकेत भी है उसका तरीका। तो लेकिन हम जो भाषा लिखित लिख रहे हैं या मौखिक कह रहे हैं, उससे ही व्यक्ति को समझाया जा सकता है, अपने विचार और भावों को दूसरों के सामने प्रकट किया जा सकता है। लिख दिया, बोल दिया तो वो समझ जाएगा। आपको हम बोल रहे हैं तो उसको समझ रहे हैं आप। अगर आप स्पष्ट नहीं बोलेंगे, स्पष्ट नहीं कहेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। आप सोच रहे हैं यानी क्या बोल रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब ये लिखित और मौखिक, ये भाषा का रूपांतर है, इसको भाषा कहते हैं। अब आई बात, इसके बाद चलती है कि व्याकरण। हिंदी में व्याकरण क्या है, व्याकरण किसको कहते हैं, व्याकरण शब्द कैसे बना, व्याकरण की क्या जरूरत पड़ी शब्द बनाने की, और व्याकरण को क्यों लाया गया, व्याकरण से क्या होता है, व्याकरण किस काम आती है। अब जितने भी पढ़ाते हैं, अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं व्याकरण, टेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सब व्याकरणित है। अब हिंदी में हम बता रहे हैं जैसे शब्द, व्याकरण क्या है, शब्द को स्पष्ट करें, शब्द को समझ लें कैसे व्याकरण शब्द बना। पहले शब्द का टुकड़ा कर लें, यानी तोड़ लें कि व्याकरण शब्द कैसे बनता है। कोई भी शब्द को अपन समझना है तो पूर्व में उसको तोड़ना पड़ता है, उसको अंग अंग उसका अलग अलग करके उसको समझना पड़ता है, जब स्पष्ट समझ में आती है। अगर हम उसको समझे नहीं और उसको तोड़े नहीं तो समझेंगे कैसे। तो समझ लीजिए आप कैसे कह रहे हैं अपन, बी प्लस आ प्लस क्रय और लुट प्रत्यय, क्रय धातु लुट प्रत्यय, यानी इन व्याकरण शब्दों से व्याकरण शब्द बना है। बी उपसर्ग, आ उपसर्ग, क्रय धातु प्लस लुट प्रत्यय। लुट माने चाहिए, ये प्रत्यय होता है। अब प्रत्यय बहुत हैं, हिंदी में अलग प्रत्यय है, संस्कृत में अलग प्रत्यय, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य व्याकरण शब्द को स्पष्ट करना है। बी प्लस आ प्लस क्रय प्लस लुट, इन शब्दों से बना व्याकरण शब्द। अब बी उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, क्रय धातु है, लुट प्रत्यय है। और अगर हम व्याकरण दृष्टि से और देखें, इसको और एक्सप्लेनेशन करके देखें और स्पष्ट करके देखें, पहचानें स्पष्ट रूप से कि ये बी प्लस आ करण का क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर देख लें बी यानी यण संधि हो रही है स्पष्ट रूप से। बी में ई है, ई और ए आ गया सामने, ई और ए मिलकर ये बनता है, आधा बह रह गया, व्याकरण, व्याकरण, तो व्याकरण शब्द बना। तो यहाँ पर यण संधि हो गई, यण संधि होने के कारण व्याकरण शब्द बन गया। इसका मतलब व्याकरण के जो जितने भी शब्द इसमें निहित हैं, सुंदरता प्रदान कर रहे हैं व्याकरण शब्द को, जितना भी जिन शब्दों को हमने एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उनको हम स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि व्याकरण शब्द कैसे बना। तो यहाँ यण संधि भी है व्याकरण शब्द में, और यण संधि से ही समझें तो इसमें हम स्पष्ट कर सकते हैं कि ये व्याकरण शब्द विधन आकरण। ठीक, व्याकरण का तात्पर्य क्या होता है, फिर व्याकरण की परिभाषा क्या है, तात्पर्य क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है। व्याकरण की क्या जरूरत है फिर साहब, व्याकरण की इसलिए ज़रूरत है कि व्याकरण भाषा में, भाषा को शुद्ध और सुव्यवस्थित ढंग से लिखना और सही रूप प्रदान करना, सुव्यवस्थित रूप और सुव्यवस्थित और सही रूप से लिखना, शुद्ध लिखना भाषा को, वो कार्य व्याकरण का होता है, वही है व्याकरण। यानी अपन किसी बर्तन को मांजे, ठीक है, बर्तन की सफाई कर रहे हैं और बर्तन में अगर मान के चलो हमने थोड़ी सी कमी रख दी, उसको सही तरीका से साफ़ नहीं किया, उसको खुंड रह गए, उसको छुड़ाया नहीं, उसको इस पर चमकाया नहीं, तो बर्तन चमका दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार भाषा में अगर शुद्धता नहीं है, टेढ़ापन है, टेढ़ापन बोला हुआ आएगा फिर, या भाषा में कोई ध्वनि, रूप, अलंकार, इन चीज़ों का कोई ज्ञान नहीं है, भाषा में कोई ढंग से लिखा नहीं गया है, या मात्रा की गलती है तो गलत ही है। अपन शुद्ध क्यों, शुद्ध अशुद्ध कर नहीं देगा, शुद्ध शब्द ही तो व्याकरण का सही रूप है। मान के चलो हम विद्यालय ऐसे लिख दें, विद्यालय लेगा विद्याधनालय, ठीक है, ये संधि विच्छेद हो गया, ठीक है, तो विद्याधनालय उसको विद्यालय बोल दिया। अब
आप तीन तरीका से विद्यालय लिख सकते हैं। जैसे विद्यालय लिखा विद्यालय, तो अब विद्यालय ऐसे भी लिखा जाता है और विद्यालय ऐसे भी लिखा जाता है, तो अब दोनों ही शुद्ध हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये प्रचलन है नीचे वाला, ये नहीं है ऊपर वाला। तो विद्या वाले ध को 2 टुकड़े कर दिए ना, तो भाषा का शुद्ध रूप दोनों ही है, दोनों से मिलकर बना है ध विद्या विद्यालय, तो विद्यालय दोनों ही शब्द है। तो अब ये कहने का तात्पर्य ये है कि भाषा का शुद्ध रूप प्रकट देना, परमार्जित तो शुद्ध रूप बता देना, ये व्याकरण का कार्य है, ये सीधी बात है। अब व्याकरण कौन है सबसे बढ़िया लिखी? आज की दुनिया में सबसे बड़ी व्याकरण पाणिनि ने लिखी है। पाणिनि से बढ़कर कोई भी व्याकरण का ज्ञाता नहीं हुआ इस दुनिया में। व्याकरण पाणिनि, जिसके पिता का नाम पणिनि था, लेकिन व्याकरण के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हैं संस्कृत में पाणिनि। पाणिनि क्या है? पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में लिखा है 3965 सूत्र लिखे हैं उसमें, 3965 सूत्र लिखे हैं। उन सूत्रों के माध्यम से हिंदी संस्कृत में इस बात को स्पष्ट किया गया है कैसे कि भाषा शुद्ध कैसे है, शुद्ध कैसे लिखी जाती है। तो उन्होंने सूत्र लिखे हैं। जैसे संस्कृत में लिखा है, आपने पढ़ा होगा अकय सवर्ण दीर्घ है, तो सूत्र लिख दिया उसने अकय सवर्ण दीर्घ है, ऐच और कै तक के स्वर दीर्घ में आएंगे, समान स्वर के बाद समान स्वर दीर्घ हो गया। तो वहाँ पाणिनि ने बता दिया इस बात को। तो कहने का मतलब ये है व्याकरण जानना भी जरूरी है। व्याकरण की ये परिभाषा हुई और किन्होंने लिखी व्याकरण, ये बात हुई। अब आगे हम चलते हैं, चलिए। तो पहले ही आपको भाषा लिख लेनी है, दूसरी परिभाषा व्याकरण की लिख लेनी है, फिर चलते हैं हम लिपि। लिपि, लिपि किसको कहते हैं ये भी देख लें आप, लिपि क्या है। अब लिपि देखिए, लिपि यानी लिखना, लिखने का तरीका लिपि है। कौन किस तरीके से किस चीज़ को लिखा जाता है, अलग अलग तरीके हैं। रोमन लिपि लिखने का अलग तरीका है, अंग्रेजी लिखने का अलग तरीका है, रोमन में लिखी गई है ये लिपि, तो इसका लिखने का अलग तरीका है। अलग अलग भाषाओं के अलग अलग तरीके हैं लिखने के। देख लीजिए आप, लिपि किसके लिखने का तरीका। अपन के यहाँ कौन सी लिपि है? हिंदी को अपन कौन सी लिपि में बोलते हैं, संस्कृत को कौन सी लिपि में बोलते हैं? तो संस्कृत और हिंदी तो देवनागरी लिपि में लिखी गई है, समझ लीजिए। अंधों के लिए खरष्ट लिपि है, और अग्रमांजर हिंदी और संस्कृत लिखनी है तो देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी। देवनागरी लिपि होगी, शुद्ध रूप दिया जाएगा। और देवनागरी लिपि हिंदी और संस्कृत को लिखने का तरीका। लिपि माने लिखना, अलग अलग भाषा को अलग अलग लिपि में लिखा गया है। हमने 2-3 भाषा ऐसी लिख दी है, आपको कौन कौन सी भाषा किसमें लिखा गया है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए। जैसे अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी है, ठीक है, तो अब यहाँ को रोमन पद्धति से लिखा जाता है। आपने देखो गणित में रोमन में लिखते हैं कि नहीं लिखते, रोमन के शब्द हैं कि नहीं, तो वह अंग्रेजी वर्ण तो है, अंग्रेजी के तरीके से लिखे गए। जैसे M का 500, D का 1000, जैसे कुछ बना जाता है ना गणित में, तो इसी प्रकार से लिपि रोमन लिपि में अंग्रेजी लिखी गई है। लिपि है ये, लिपि से लिखी जाती है। पंजाबी है ये गुरुमुखी लिपि में, गुरुमुखी लिपि, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में। हिंदी है देवनागरी लिपि में। ऐसे ही कई और भाषाएं अनेक लिपियों में लिखी गई है। जैसे उर्दू भाषा है, उर्दू भाषा उर्दू में लिखी जाती है। उर्दू की लिपि क्या, उर्दू है तो उर्दू में लिखते जब वर्ण को पहचान भी नहीं पाते अपन। उर्दू अपन पढ़ते नहीं, उर्दू को अपन जानते नहीं। उर्दू जो क्षेत्र में पढ़ते हैं विद्यार्थी वो उर्दू समझते हैं। तो हिंदी को देवनागरी लिपि, पंजाबी लिपि में गुरुमुखी लिपि, अंग्रेजी को रोमन लिपि। ये था हमारा लिपि, इसको कहते हैं लिपि। अब लिपि के बाद आता है कि लिपि हमने लिख दी, भाषा हो गई, और भाषा के भेद हो गए, परिभाषा हो गई, व्याकरण हो गया, लिपि हो गई। अब व्याकरण के भेद, व्याकरण के भेद। अब व्याकरण के भेद कौन कौन से हैं ये पहले जानना जरूरी है भाई। हमने उसको कह दिया कि भाषा तो 2 तरह की होती है, लिखित और मौखिक, लेकिन व्याकरण भी के 3 भेद हैं। व्याकरण 3 भेदों में लिखा गया है। व्याकरण के 3 भेद हैं। जैसे पहला वर्ण विचार, नहीं वर्ण पहला बिंदु, अपन वर्ण जाने नहीं और फिर दुनिया भर की बात करेगा, हम तो संधि सीखे साहब, समाज सीखे, नहीं, पहले वर्ण सीखो। वर्ण को जान जाएंगे, अगर वर्ण को स्पष्ट कर लेंगे दिमाग में, वर्ण को समझ लेंगे, तो हिंदी का कई रूपांतर समझ में आ जाएगा। जैसे कि अपन बोलते हैं वर्ण विचार,
ठीक है। दूसरा बोला आपने शब्द विचार। देखिए भैया ध्यान से सुन लो, ये मतलब व्याकरण के भेद हैं, इनसे ही पूरा भाषा बन रही है। भाषा इनसे तो बन रही है, वर्ण विचार, शब्द विचार और तीसरी है वाक्य विचार। तो वर्ण विचार जानते हैं, वर्ण को जानते हैं, अपन शब्द को जानते हैं, शब्द नहीं जान पाते तो फिर भाषा को कैसे पढ़ पाएंगे? हम शब्द ही नहीं समझते, कौन सा शब्द क्या है, इसका क्या तात्पर्य है, तो हम कैसे समझ पाएंगे भाषा को? कोई शब्द का तो जानना जरूरी है, शब्द नहीं जानेंगे तो भाषा को कैसे समझेंगे कि ये क्या शब्द बोले? मैं सामने से कोई शब्द बोल दूँ और आप नहीं समझे तो फिर बार बार पूछेंगे ना, क्या बोला साहब, क्या बोला साहब, हमारे समझ में नहीं आया साहब, दोबारा बोलना साहब, ये ना। जैसे एक अलग शब्द बोल दिया हमने, वह स्थान जहाँ पर विद्या ग्रहण की जाती है, तो अपन कहते हैं एक शब्द में विद्यालय, तो वो एक शब्द हो गया, एक शब्द में ही हो गया। तो शब्द को समझना भी जरूरी है, वर्ण को समझना भी जरूरी है, वाक्य विचार को समझना जरूरी है। वाक्य तो कई शब्दों से मिलकर बनता है, वर्ण एक अलग चीज़ है, शब्द अलग चीज़ है। शब्द वर्ण से शब्द बनता है। जब वर्ण मिला देंगे, जैसे हमने शब्द बनाया, जैसे मान के कल्पना कीजिए कि साहब शब्द बनाना है हमें वर्ण से, तो हमने वर्ण ले लिया के, प्लस जोड़ दिया मैं, प्लस जोड़ दिया ले, तो बन गया शब्द कमल। तो शब्द बनाने का ये तरीका है वर्ण से। अब वर्ण पहले जानेंगे जब तो शब्द जानेंगे, और शब्द जानेंगे तो वाक्य जान जाएंगे। तो पहले अपन वर्ण समझें कि वर्ण क्या है। ये बात जरूर अपने दिमाग में रखें कि वर्ण क्या है, वर्ण कितने प्रकार का होता है, वर्ण का काम आता है, वर्ण से हमें क्या चीज़ सीखी जाती है। चाहे से चाहे वर्ण चाहे से बोल देते हैं वर्ण का उच्चारण स्थान जानते नहीं है। वर्ण बोलना लिखना ये अलग चीज़ है हिंदी में। अब आप कहेंगे वर्ण विचार साहब, वर्ण क्या है साहब? वर्ण तो वह चीज़ है, वह अक्षर, वर्ण और अक्षर बराबर है दोनों, कचिकल वर्ण कह लो या अक्षर, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के ध्वनि के छोटी से छोटी इकाई है, वर्ण की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, ध्वनि के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको वर्ण कहते हैं। अब वर्ण अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उससे ज़्यादा कम टुकड़े नहीं किए जाते। वर्ण के सबसे छोटी से छोटी मूल इकाई है उसकी ध्वनि, और उसके टुकड़े नहीं किया जाता। ध्वनि कहाँ से आई साहब? ध्वनि कंपन से आई। पंखा चल रहा है, उसे कंपन हो रहा है, उसको एकत्रित कर लिया गया, उससे ध्वनि बन गई, और ध्वनि से कंपन हो गया, और कंपन होने के बाद ध्वनि हो गई, ध्वनि से वर्ण बन गया। वर्ण कहाँ से आया साहब? अब अपन कहते हैं कोई वर्ण के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। अभी आपके विचार में कच्ची बात आ सकती है, आप कहते हैं साहब वर्ण कहाँ से आया साहब, हमने तो यहाँ की जानकारी तो दो, सब वर्ण कहाँ से आया? तो वर्ण तो स्वतः ही स्फुरित होता है। जैसे बालक जन्म लेता है तो ए बोलता है, आ ई, तो ये वर्ण है, ये वहाँ से चल रहे हैं वर्ण। तो वर्ण के कितने भेद है, वर्ण कितने होते हैं? वर्ण अब हिंदी में तो 52 बन रह गए, लेकिन अक्सर कर हम क्या है कि वर्णों को 44 ही बताते हैं। हिंदी में 44 है, संस्कृत में 46। ये वर्ण के भेद हैं। वर्ण की परिभाषा, तो हम वर्ण की परिभाषा बता रहे थे, पुनः देखें आप, और भैया ध्यान से रखें। वर्ण या अक्षर, ध्यान से सुन लें दोबारा वर्ण की परिभाषा। वर्ण या अक्षर सबसे छोटी ध्वनि है, वर्ण या अक्षर सबसे छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण के। और वर्ण अक्षर एक ही बात है, वर्ण कह लो या अक्षर। तो हिंदी की भाषा में अपन कितने वर्ण हैं, इनकी संख्या कितनी है, वर्ण के भेद कौन कौन से हैं? तो वर्ण का भेद है स्वर, व्यंजन, अयोग, वाय, ये वर्ण का भेद है। तो वर्ण के 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन, अयोग, वाय। तो भैया देख लीजिए, स्वर और व्यंजन और अयोग, वाय, ये 3 वर्ण हैं। अपन वर्ण के प्रकार करें तो वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। वर्ण 3 प्रकार का है। वर्ण 3 प्रकार के कैसे होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो अपन भेद बताएं पहले, तो भेदों की बात करते हैं, स्वर, व्यंजन, अयोग, वाय। तो वर्ण की बात कर रहे हैं, स्वर के वर्ण कितने, वर्ण की संख्या कितनी है? एक लेखक कहता है वर्ण की, पाणिनि तो कहता है संस्कृत में 63 है, ठीक है, और हिंदी व्याकरण रचना तो कह रहे हैं कि 52 है। लेकिन हम ये कहते हैं कि ठीक है, सबकी बात अपनी जगह सभी सही है, लेकिन वो जितना बड़ा रूप समझें, अपन को तो जितनी जरूरत है इतनी पड़े ना। अपन 52 की क्या जरूरत है, अपन को 46 की या 44 की जरूरत है, इतना ही पड़े। तो वर्ण हिंदी में 44 है, हिंदी में 44 है,
और संस्कृत में 46 है। तो वर्ण की हमने परिभाषा बता दी कि वर्ण या अक्षर सबसे छोटी ध्वनि है। अब आप कहेंगे सर ध्वनि कहाँ से आई? तो ध्वनि तो कंपन से होती है। सर कंपन कहाँ से आया? कोई हिलता डुलता उससे कंपन होता है, उसको एकत्रित कर लिया गया और उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो वर्णों की संख्या कितनी है? तो ये हमने आपको बता दी 44। हिंदी में वर्ण 44 हैं और संस्कृत में 46। तो दोनों भाषाओं में देख के चलें 44 और 46 अलग अलग है। तो स्वरवर्ण कितने हैं? 11। जैसे ह्रस्व और दीर्घ। स्वरवर्ण कौन कौन से हैं इस बात को ध्यान रखें। स्वर्ण वर्णों की बात है तो स्वर्ण वर्ण ही देखें अपन, ए, ई, उ, री, ये 4 स्वर वर्ण हैं। ये 4 तो ऐसे स्वर वर्ण हैं जो स्वरों के हिसाब से, अब अपन ने कह दिया ए, ई, उ, री, ये छोटे हैं। ह्रस्व माने छोटा, ह्रस्व माने छोटा और दीर्घ माने बड़ा। तो अपन दीर्घ की बात करेंगे तो दीर्घ लिखेंगे, ह्रस्व की बात करेंगे तो ह्रस्व लिखेंगे। तो ह्रस्व की संख्या कितनी गई? 4। ठीक। और दीर्घ की संख्या कितनी गई? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। दोबारा समझ लें, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, इनकी संख्या हुई 7। तो ये कितने हो गए? 11। 4 स्वर छोटे और 7 बड़े, तो ये हो गए 11। अब संस्कृत में री और ले और आगे बढ़ा दें आप। संस्कृत में ये समस्या है कि संस्कृत में दोनों और बड़ा री, बड़े री में 2 बार मात्रा लग जाती है और छोटे री में 1 बार ही लगती है। तो ये छोटा री तो हिंदी में भी आता है और बड़ा री संस्कृत में आता है। तो संस्कृत में हिंदी में अलग अलग इस प्रकार से वर्ण हैं। तो रे, ये 2 वर्ण में बढ़ा दिए जाते हैं तो उनकी संख्या हो जाती है 13। 13 अपन को संस्कृत के हिसाब से नहीं चलना, अपन को तो हिंदी से 11। अब आए व्यंजन। ठीक, स्वर हो गए, व्यंजन हो गए। व्यंजन कौन कौन से? अब व्यंजन सुनिए, अपन 3 चीज़ें ना वहाँ पे भेद, स्वर, व्यंजन, अयोवाय। अब व्यंजन की बात करें, व्यंजन के कितने भेद हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म वर्ण व्यंजन और संयुक्त। और अपन इनकी बात करें तो इनके अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकार है, अलग अलग रूप है। जैसे स्पर्श व्यंजन की बात करें, प्लुत की बात करें तो ये चिन्ह लगेगा खाली बस। प्लुत में एक वर्ण को 3 बार बोला जाता है। जैसे हमने बोल दिया ओ, तो 3 बार बोल गया, 3 बार उच्चारण कर दिया, आ गया ओम। हे कृष्ण, तो ये 3 बार आ गया। हरि ओम, तो 3 बार आ गया। तो ये प्लुत है, इसको प्लुत का चिन्ह कहते हैं। इसके और कोई भेद नहीं होते। लेकिन व्यंजन के तो बहुत है। व्यंजन तो 33 है ना। अब कहेंगे साहब 33 है, आप इसको ज़्यादा क्यों बना रहे हो? तो इस प्रकार से उन्हें 52 कर दो, 53 कर दो, वो अलग चीज़ है, समझिए आप। हम बता रहे हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म वर्ण और संयुक्त वर्ण। ठीक है। अब स्पर्श व्यंजन कितने हैं? हिंदी भाषा में भी स्पर्श व्यंजन 25 हैं। कैसे 25? सुन लीजिए आप। जैसे के, खे, गे, घे, ने, के वर्ग हो गया, तो कितने हुए? 5। ठीक है। दूसरा हुआ चे वर्ग, चे, छे, जे, झे, ने, तो हो गया चे वर्ग, 10 हो गए। अब हो गया टे वर्ग, टे, ठे, डे, ढे, ने। ठीक है। तो ये टे वर्ग हो गया, 15 हो गए। अब आए अपन ने ते, थे, दे, धे, ने, 20 हो गए। अब आया ये हो गया ते वर्ग। अब आया अपने सामने पे वर्ग, पे, फे, बे, भे, में, फे, तो ये हो गया पे वर्ग। तो यानी के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग, यानी हो गए 25 स्पर्श व्यंजन। ये स्पर्श करने से ही, छूने से ही मुंह में घुल जाते हैं। मुख के अंदर जब कोई अवयव काम करता है, वायु काम करती है, तो ये स्पर्श करने से ही छू जाते हैं और घुल जाते हैं मुख से। ये स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन के बाद चले अब अंतस्थ। अंतस्थ कौन से हैं? तो अंतस्थ कहते हैं ये, रे, ले, वे। 4 वर्ण ऐसे हैं जो अंतस्थ हैं। तो इनकी संख्या हुई 33। इनकी संख्या हुई 33। कैसे हुई इनकी संख्या 33? तो देखिए, तो हो गए 25 और ये हो गए 4 और ये हो गए 4, लेकिन संयुक्त अलग है। ये 4 4 ये 33 हो गए ना, टोटल 33 ये हो गए ना। तो कुल तो यही हो गए 33। तो 33 के 8 चम्मच तो ये हो गए। अब गुरु जी कहेंगे आपके, गुरु जी ये तो ज़्यादा हो गए।
तो ज़्यादा तो होने ही है, जब अपन को बढ़ाएंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे कि हमने कहा स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ 4, ऊष्म 4 और संयुक्त अलग होते हैं 5। इनकी संख्या होती है 5। अब इनकी संख्या 5 कौन कौन से हैं ये स्पष्ट कर लें कि संयुक्त में कौन कौन से हैं। संयुक्त में समझ लें संयुक्त में कौन कौन से होते हैं, इस बात को स्पष्ट कर लें। तो अपन ने स्पर्श व्यंजन बता दिए, अंतस्थ बताइए, ऊष्म बता दिए, संयुक्त आप देखिए अंतस्थ में बताया ये रे ले वे, तो संयुक्त में कौन कौन से हैं, विद्या वाला है तो ये दे प्लस ये, और श्रेय जैसे से प्लस रे, त्रय प्लस तय को बना दिया तय प्लस रे। अब मान के चलो 6 साहब 6 है तो 6 का है के प्लस से, और मान चलो साहब ने ये गे ज्ञानी का है, गे ज्ञान कहते हैं ये, तो इसको बनाएंगे गे प्लस ने या जे प्लस ये, तो ये बनेगा और ये बनेगा ने, ये दोनों से बनता है। तो ये 1 2 3 4 5 संयुक्त वर्ण